हिंदुस्तान की टीवी मीडिया के जाने माने टीवी एंकर और सत्ता के लिए हमेशा बागी बने रहने वाले विनोद दुआ अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना भारतीय टीवी पत्रकारिता के लिए एक युग का अंत है, साथ ही लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति। उनकी उपस्थिति हम जैसे नवीन पत्रकारों को अड़ने, लड़ने और जूझने के लिए बल, संबल, साहस और सामर्थ्य प्रदान करती थी। साथ ही उन लड़ाकों को भी लड़ने और सत्ता के दबाव को चुनौती देने की हिम्मत देती थी, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। आज की पीढ़ियां पता नहीं कितना विनोद दुआ को जान पाई, लेकिन व्हाट्सएप ज्ञान और अफवाह गैंग के हादसेबाज ट्रोलरों के तमाम लांछर और कलंक थोपने की लाख कोशिशों के बावजूद विनोद दुआ डिगे नहीं, बल्कि हिमालय की तरह डटे रहे। जब कभी विनोद दुआ का संपूर्ण मूल्यांकन होगा तो उन्हें एक पत्रकार योद्धा के तौर पर जाना जाएगा, इसमें दो राय नहीं। जब टीवी एंकर में एंकर का काम सिर्फ टीपी पढ़ने तक सीमित था, तब उन्हीं की वजह से टीवी पर हिंदी पत्रकारिता पहली बार जगमगाई थी। आज के दौर में जहां अधिकांश पत्रकार और एंकर सत्ता की चाटुकारिता करने में खुद को धन्य समझ रहे हैं, वहां विनोद दुआ नाम का ये शख्स सत्ता से टकराने में कभी नहीं घबराया और तब से लेकर अब यानी मरते दम तक भिड़ा रहा। भले ही सत्तारूढ़ दल ने उसे देशद्रोह में फंसा दिया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि सत्ता उनके साथ क्या करेगी। उनसे जब कोई इस बारे में पूछता तो वो मुस्कुराकर कह देते कि इसमें कुछ नहीं होगा। जब उस दौर में टीवी अपना पैर पसार रहा था, तब विनोद दुआ दूरदर्शन के जनवाणी कार्यक्रम में मंत्रियों से जिस तरह के सवाल पूछते या टिप्पणियां करते थे, उसकी कल्पना करना उस जमाने में एक असंभव सी बात थी। फिर भी विनोद दुआ के पास उस दौर के मंत्रियों के मुंह पर उनकी आलोचना करने का साहस था। सरकार नियंत्रित दूरदर्शन में कोई एंकर शक्तिशाली मंत्री को कहे कि उनके कामकाज के आधार पर वे 10 में से केवल 3 अंक देते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही शर्मनाक बात थी। मगर विनोद दुआ ऐसा करने से पीछे कभी नहीं हटे और वे इसे बारंबार करते रहे। नतीजा ये रहा कि मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से इसकी शिकायत करके कार्यक्रम को बंद करने के लिए दबाव भी बनाया, लेकिन विनोद दुआ ने अपना ये अंदाज कभी नहीं छोड़ा और अंत में उन्हें ही मुंह की खानी पड़ी। चुनाव परिणामों के उनके विश्लेषण ने उनकी शोहरत को आसमान तक पहुंचा दिया। उस दौर में प्रणय राय के साथ उनकी जोड़ी ने पूरे भारत को सम्मोहित कर लिया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर दुआ की पकड़ बहुत मजबूत थी। तुरंत ट्रांसलेट करने की क्षमता ने उनकी एंकरिंग को एक पायदान और ऊपर पहुंचा दिया। विनोद दुआ खुद को पत्रकार नहीं बल्कि प्रसारक बताते थे। साथ ही उन्हें टीपी की जरूरत नहीं होती थी। वे मिनटों में अपने दिमाग में तय कर लेते थे कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। इसलिए वे लाइव प्रसारण के उस्ताद भी माने जाते थे। देश की पहली हिंदी साप्ताहिक दृश्यात्मक पत्रिका परख की लोकप्रियता विनोद दुआ की पत्रकारिता का प्रमाण थी। इस पत्रिका के वे न केवल एंकर थे बल्कि निर्माता और निर्देशक भी थे। इसके लिए उन्होंने देश भर में संवाददाताओं का जाल बिछाया और बहुत सारे तथ्यों को इकट्ठा करके लोगों को अपना मुरीद बनाया। इसी दौर में वे जी टीवी के लिए एक कार्यक्रम चक्रव्यूह करते थे। ये एक स्टूडियो पर आधारित टॉक शो था। इसके अलावा विनोद दुआ सहारा टीवी पर एक डेली कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे जिसका नाम प्रतिदिन था। इस कार्यक्रम में वे पत्रकारों के साथ उस दिन के अखबारों में प्रकाशित खबरों की समीक्षा किया करते थे। इस कार्यक्रम में उनकी भूमिका लाजवाब थी। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वायर, HW पर उनके शो के दर्शकों की संख्या लाखों में थी। गाने, खाने, पीने, पढ़ने के शौकीन विनोद दुआ लगातार पढ़ते रहने वाले पत्रकार थे। हिंदी उर्दू के साहित्य भी उन्होंने खूब पढ़ा था। फिर भी नए के प्रति उनकी जिज्ञासा लगातार बनी रहती थी। साहित्य से इतर विषयों पर भी उनका अध्ययन चलता रहता था। किताबें उनकी अभिन्न मित्र थी। विनोद दुआ जिंदा दिल, जोश और खरोश से भरे शख्स थे। उनकी महफिल में उदासी के लिए कोई जगह नहीं होती थी। उनके पास ढेर सारे प्रसंग और लतीफे होते थे और चुटकियां लेने में उन जैसा उस्ताद गिना चुना ही मिलता है। उनकी कॉमेडियन बेटी मल्लिका दुआ के इन गुणों में विनोद दुआ की छाप दिखाई देती है। संगीत उनका पहली पसंद था, खास तौर पर सूफी संगीत। वे अक्सर बाबा बुले शाह और बाबा फरीद का जिक्र करते थे। उनकी कार में इसी तरह का संगीत भी बजता रहता था। अक्सर उनके घर पर शाम को महफिलें होती थी और उनमें गाना बजाना भी
वे खुद भी गाते थे और उनकी पत्नी डॉक्टर चिन्ना पद्मावती भी। विनोद दुआ जमीन से जुड़े व्यक्ति थे। उनका परिवार विभाजन के वक्त पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान से भागकर हिंदुस्तान आया था और उस दौर में उन्होंने तमाम दुश्वारियां भी झेली। तमाम उठापटक के बावजूद उन्हें बहुत विनम्रता थी। खाना खाने के मामले में भव्य होटलों या रेस्तरां के बजाय विनोद दुआ छोटे साफ सुथरे ढाबों को पसंद किया करते थे।